नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 2 देशों का करेंगे दौरा। 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। पहले ब्रुनेई, फिर जाएंगे सिंगापुर। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी यह पहली ब्रुनेई यात्रा। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना का अभियान जारी। हमास के 3 आतंकियों को मार गिराने का किया दावा। हमास ने भी की पुष्टि। पिछले 3 दिनों में आईडीएफ के अभियान में कम से कम 19 की मौत। रूस और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण झड़पें। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र के 5 वर्ग किलोमीटर पर नियंत्रण का किया दावा। वहीं रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 3 बस्तियों पर कब्जे की कही बात। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला। खार्किव और सुमी में रूसी मिसाइलों ने बरपाया कहर। 7 से अधिक की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से लंबी दूरी के हमलों की मांगी अनुमति। ईयू यूक्रेन और सैनिकों को करेगा प्रशिक्षित। तालिबान ने महिलाओं के बोलने, पहनने और जीने के लिए तय किए पैमाने। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंध स्थापित करने की कोशिश को लगेगा बड़ा झटका। तालिबान ने सहयोग से किया इनकार। और सुर्खियों के बाद आइए अब दुनिया भर की खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना की और नजर डालेंगे एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि वो 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ब्रुनेई यात्रा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi, at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, is scheduled to visit Brunei Darussalam during 3rd and 4th September 2024. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The visit coincides with 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between India and Brunei. From Brunei, the Prime Minister will thereafter visit Singapore on 4th and 5th September 2024 at the invitation of Prime Minister His Excellency Mr. Lawrence Wong of Singapore. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूक्रेन रूस मामले में कहा कि भारत ने हमेशा इस संघर्ष का बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक समाधान उन्मुख बातचीत की वकालत की है। The Ukrainian side, they have their perspective on various issues and matters, and they are sharing them with the media. As far as we are concerned, we'll be guided by the bilateral discussions that we've had with them, including on this high-level visit that just concluded, which we believe will pave the way for stronger bilateral ties, apart from facilitating more forward-looking discussions on the possibility of peaceful resolution of the conflict. We have always advocated constructive, solution-oriented and practical engagement with all stakeholders to achieve a negotiated settlement to this conflict. This is evident in our approach, in our outreach to both Russia and Ukraine at the highest level. PM has already indicated India's willingness to play a constructive role in the interest of peace.
इजरायल हमास संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच इजरायली सेना ने हमास के स्थानीय कमांडर वासिम हजेम को मार गिराने का दावा किया है। वहीं गाजा में 1 सितंबर से पोलियो अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए 1.2 मिलियन वैक्सीन खुराक गाजा पहुंचाई जा चुकी है। गाजा में पोलियो अभियान के तहत 6,40,000 बच्चों को टीके लगाए जाने हैं। इजराइल गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक में बड़ी कार्रवाई कर रहा है। पिछले 3 दिनों से आईडीएफ पश्चिमी तट के जेनिन में बड़ा अभियान चलाए हुए है। आईडीएफ ने हमास के स्थानीय कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। सेना ने कहा है कि सीमा पुलिस बलों ने अपने अभियान में वसीम हजेम को ढेर कर दिया है। वो फिलिस्तीनी क्षेत्र में गोलीबारी और बमबारी में शामिल था। इसके अलावा 2 अन्य आतंकवादी कार में सवार होकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ड्रोन हमलों में मौत की नींद सुला दी गई। इनके वाहन से हथियार, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद करने का दावा किया गया है। हमास ने भी अपने 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। ये सभी अल-कसम ब्रिगेड के सशस्त्र विंग के सदस्य थे। इजरायली सेना ने जेनिन और तुलकर में बुधवार से बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। इजरायली सेना द्वारा जारी किए गए एक फुटेज में दीर अल बलाह और खान यूनुस में कार्रवाई के साथ साथ गाजा पट्टी में सुरंगों को नष्ट करने की बात कही गई है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने दक्षिणी और मध्य गाजा में 1 महीने तक चले ऑपरेशन को पूरा कर लिया है, जिसमें 250 से अधिक हमास के आतंकी मारे गए हैं। सेना ने कहा कि फिलहाल उन दोनों क्षेत्रों में कोई अन्य ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिकी दूत ने कहा है कि इजराइल ने उन्हें बताया है कि प्रारंभिक समीक्षा में पाया गया है कि सैन्य इकाइयों के बीच संचार त्रुटि के कारण गाजा पट्टी में विश्व खाद्य कार्यक्रम के वाहन पर हमला हुआ था। WFP ने बुधवार को गाजा में अपने कर्मचारियों की आवाजाही को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। WFP ने कहा कि उसके स्पष्ट रूप से चिन्हित वाहनों में से एक पर इजरायली सैन्य चौकी के पास पहुंचने पर कम से कम 10 गोलियां चलाई गई। हालांकि अमेरिकी दूत ने कहा है कि इजरायल को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इजरायल को न केवल अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई भी करनी चाहिए कि आईडीएफ संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर दोबारा गोलीबारी ना करे। उधर गाजा में 1 सितंबर से शुरू हो रहे पोलियो अभियान के लिए 1.2 मिलियन वैक्सीन खुराक गाजा पहुंच चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पोलियो की रोकथाम के लिए 6,40,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाया जाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पोलियो अभियान के मद्देनजर कुछ क्षेत्रों में 3 दिन के मानवीय विराम पर इजराइल सहमत हो गया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और प्रत्येक दौर के दौरान कम से कम 90% टीकाकरण कवरेज है। 2 दौर होंगे जो 4 सप्ताह में विभाजित होंगे। 25 साल में पहली बार पोलियो का पहला मामला दर्ज होने के बाद टीकाकरण के ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए 2180 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इजराइल और गाजा के बीच पिछले 7 अक्टूबर से चल रहे इस युद्ध में अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। अब तक इजराइल की तरफ से कई बार फिलिस्तीनियों को कई शहरों को खाली करने का आदेश दिया जा चुका है, जिसके चलते अब तक 2.3 मिलियन लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के दौर में आम नागरिकों के हालात बद से भी बदतर हैं। अफगानिस्तान की महिलाओं की स्थिति तो पहले से ही दयनीय थी ही, लेकिन अब तालिबानी शासन ने ऐसे कानून लागू किए हैं जिसकी वजह से आम लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लग गया है। उधर जर्मनी ने आपराधिक संलिप्तता के कारण 28 अफगान नागरिकों को देश निकाला दे दिया है। वहीं तालिबान ने अफगानिस्तान में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सहयोग करने से मना कर दिया है। साथ ही अफगान महिला कार्यकर्ताओं ने देश के भीतर और बाहर तालिबान सरकार के कठोर कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति दयनीय हो गई है। तालिबान ने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ दूसरे कई ऐसे कानून लागू किए जिससे स्वतंत्र समाज और अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित हुई है। अफगानिस्तान की इसी स्थिति के मद्देनजर जर्मनी ने अफगान नागरिकों को उनके वतन वापस भेजने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन हाल के दिनों में अफगान नागरिकों के अपराध में बढ़ती संलिप्तता को देखते हुए जर्मनी अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर हुआ है। शुक्रवार को 28 अफगान नागरिकों को स्वदेश भेजा गया। ये सभी अफगानिस्तान में वांछित थे।
दरअसल इस्लामिक स्टेट से जुड़ी घातक चाकूबाजी की घटना और जून में एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद सरकार पर अफगानी प्रवासियों को वापस भेजने का दबाव बढ़ने लगा था। मैंने घोषणा की थी कि हम अपराधियों को वापस अफगानिस्तान भेज देंगे। यह एक स्पष्ट संकेत है कि जो कोई भी अपराध में शामिल है उसे निर्वासित किया जाएगा, लेकिन हम ऐसा करने के तरीकों की तलाश करेंगे। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सहयोग करने से मना कर दिया है। नैतिकता मंत्रालय ने UNAMA विरोधी पक्ष बताया है। दरअसल UNAMA ने महिलाओं को लेकर नैतिकता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि इससे तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंध स्थापित करने की कोशिश को बड़ा झटका लगेगा। नैतिकता मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर पूरे जिस्म को ढकने और अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठाने का निर्देश दिया था। तालिबान सरकार का 35 अनुच्छेद वाला नैतिकता कानून 31 जुलाई को जारी किया गया था। इसमें सिर्फ महिलाओं ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी खास तरह के निर्देश दिए गए हैं। पुरुषों को कपड़े कैसे पहनने हैं, नमाज पाबंदी जरूर बताई गई। साथ ही जीवित प्राणियों और जानवरों की लड़ाई, पब्लिक प्लेस पर संगीत बजाने के साथ ही गैर मुस्लिम से जुड़े त्योहारों की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी गई। नियम तोड़ने पर मौखिक चेतावनियों से लेकर हिरासत तक का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र ने UNAMA को तालिबान के अधिकारियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया है। UNAMA ने इस पर चिंता जताई है। हालांकि तालिबान का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। कानून इस्लामी शिक्षाओं में दृढ़ता से निहित है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। उधर अफगान महिला कार्यकर्ताओं ने देश के भीतर और बाहर तालिबान सरकार के कठोर कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करना जारी रखा। महिलाएं क्रांतिकारी गीत गाकर अपने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रही हैं। सरकार के नए प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए एक गीत के जरिए महिला पूछ रही है कि अपने इस अनर्गल आदेश के दूसरे देश में जुबान पर ताला लगा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करने में समूह की भूमिका को बढ़ाना है। हस्ताक्षर के दौरान डोभाल ने उभरती हुई हाइब्रिड सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के महत्व पर जोर दिया। कोलंबो में रहते हुए डोभाल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका के सागाला रत्नायका और मालदीव के इब्राहिम लतीफ सहित अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DG न्यूज। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और आइए अब नजर डालेंगे यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। लंबे समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूसी क्षेत्र के 5 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं रूसी सेना ने भी यूक्रेन के इलाकों पर हमले करना जारी रखा है। इस बीच यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट के आधार पर मंगोलिया की यात्रा पर आ रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग की है।
रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का तेजी से आगे बढ़ने का दावा जारी है। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युद्ध क्षेत्र की ताजा जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सेना ने रूसी क्षेत्र के 5 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क क्षेत्र के 2 किलोमीटर और अंदर तक घुसने में सफल रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त को क्षेत्र पर धावा बोल दिया था। तब से रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। साथ ही यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कुर्स्क क्षेत्र में ग्रेनेड को गिराते हुए दिखाया गया है। उधर रूसी सेना का यूक्रेनी क्षेत्र में हमला जारी है। सुमी में रात भर हुए हमले में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। इस हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई है जबकि कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री में शिशु आहार, जूस और घरेलू उत्पादों के लिए पैकेजिंग का निर्माण होता था। उधर खार्किव में हुए हमले में एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। आवासीय ऊंची इमारतों को निशाना बनाकर किए गए हमले की चपेट में बच्चों के खेल का एक मैदान भी आया। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आसपास का क्षेत्र लंबे समय से रूसी हमलों, विशेष रूप से अत्यधिक विनाशकारी निर्देशित बमों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से रूसी सैन्य हवाई अड्डों पर लंबी दूरी के हमलों की अनुमति देने का आह्वान किया है। साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन की 3 बस्तियों सिनकिवका, कोरेस्टियनिका और नोजोलेन पर नियंत्रण करने का दावा किया है। इस बीच यूक्रेन ने मंगोलिया की यात्रा पर जा रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने मंगोलिया से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर कार्रवाई करते हुए पुतिन को गिरफ्तार करे। पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया की यात्रा पर जाएंगे। हालांकि क्रेमलिन ने ऐसी चिंताओं को खारिज कर दिया है। मंगोलिया आईसीसी का जरूर सदस्य है। नहीं, इस बारे में कोई चिंता नहीं है। अपने दोस्त मंगोलिया के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। इस बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा है कि यूरोपीय संघ ने भू राजनीतिक खतरों, विशेष रूप से यूक्रेन पर रूस के युद्ध के मद्देनजर अपनी हथियार उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभी तक पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। यूरोप की रक्षा करना हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है और जबकि नाटो को हमारी सामूहिक रक्षा का केंद्र बने रहना चाहिए, हमें एक अधिक मजबूत यूरोपीय स्तंभ की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ अधिक यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित करना चाहता है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये सहायता यूक्रेन में मुहैया कराई जाए या बाहर। इसे लेकर ईयू में मतभेद देखा जा रहा है। यूरोपीय संघ ने पहले ही इस वर्ष लगभग 60,000 यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन भीषण होती लड़ाई के मद्देनजर ब्लॉक और अधिक यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेन करना चाहता है। क्या रुकेंगे एक ब्रेक के लिए? देखते रहिए जीजी न्यूज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और आइए अब अमेरिकाना के जरिए नजर डालेंगे अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला है। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। कमला हैरिस कह रही हैं कि यदि वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो उनकी मध्यम वर्गीय लोगों को आर्थिक मजबूती और बढ़ती महंगाई को कम करना उनकी प्राथमिकता होगा। राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के पहले प्रमुख टेलीविजन साक्षात्कार में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति बनने पर अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर विस्तार से जानकारी दी।
कमला ने ये इंटरव्यू CNN के एक पत्रकार डाना बैश को दिया। कमला हैरिस ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन से ही मध्य वर्ग को मजबूत बनाने और इसकी मदद के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। रोजमर्रा की चीजों के दाम को कम करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने छोटे बच्चों वाले परिवारों को कर में कटौती करने के लिए अपने वायदे को भी दोहराया। हैरिस ने स्वीकार किया कि अवैध प्रवासन एक बड़ी समस्या है और ये संकल्प भी दोहराया कि जो लोग अवैध रूप से अमेरिका मैक्सिको सीमा पार करेंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव जीतती है तो कैबिनेट में विपक्ष को भी जगह दी जाएगी। ऐसा करना अमेरिकी जनता के लिए अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने रिपब्लिकन के किसी नेता का नाम नहीं बताया। कमला ने साफ कर दिया कि वो फ्रैकिंग पर बैन नहीं लगाएंगी। फ्रैकिंग चट्टानों में दरार पैदा करके तेल और गैस निकालने की तकनीक है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा में निवेश कर रही है। फ्रैकिंग पर बैन लगाए बिना वे पर्यावरण के लिए बेहतर कर सकती हैं। कमला ने 2020 के चुनाव में फ्रैकिंग पर बैन लगाने का समर्थन किया था। गाजा संघर्ष पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हालांकि इस जंग में कई निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब ये रुकनी चाहिए और बंधकों की रिहाई के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौता होना चाहिए। जॉर्जिया में एक चुनावी सभा में भी उन्होंने यही पक्ष रखा। मैं यही कहूंगी कि राष्ट्रपति और मैं 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमें बंधकों की रिहाई के लिए समझौता कर युद्ध विराम तक पहुंचना ही होगा। उधर कमला हैरिस के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो एक बार फिर शीर्ष पद पर निर्वाचित होते हैं तो महिलाओं के लिए IVF पद्धति से गर्भधारण की प्रक्रिया को मुफ्त बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि योजना किस तरह से काम करेगी और इसकी फंडिंग कहां से होगी। सरकार इसके लिए भुगतान करने जा रही है या हम आपकी बीमा कंपनी को इसके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य करेंगे, जो बहुत अच्छा होगा। उधर ताजा चुनावी सर्वेक्षणों में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही हैं। राइटर्स एप्सिस के सर्वे में हैरिस ट्रंप से 41 के मुकाबले 45% वोटों से आगे हैं। जुलाई के अंत में राइटर्स एप्सिस पोल में हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 1% की बढ़त बनाई थी। ताजा पोल में रजिस्टर्ड मतदाताओं के बीच हैरिस ने 4% की बढ़त बनाई है। न्यूजीलैंड में माओरी किंग तुहेतिया पाकी का निधन हो गया है। 69 वर्ष की उम्र में तुहेतिया पाकी ने अंतिम सांस ली। हार्ट सर्जरी के बाद वो अस्पताल में उपचाराधीन थे। बीते 18 सालों से माओरी किंग स्वदेशी समुदाय माओरी जनजाति के मसीहा थे। उनके निधन से पूरे न्यूजीलैंड में शोक की लहर है। तुहेतिया के निधन पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शोक जताया है। साथ ही ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने भी उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। एक बार फिर आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में माओरी किंग तुहेतिया पाकी का निधन हो गया है। 69 वर्ष की उम्र में तुहेतिया पाकी ने अंतिम सांस ली। हार्ट सर्जरी के बाद वो अस्पताल में उपचाराधीन थे। बीते 18 सालों से माओरी किंग स्वदेशी समुदाय माओरी जनजाति के मसीहा थे। उनके निधन से पूरे न्यूजीलैंड में शोक की लहर है। तुहेतिया के निधन पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शोक जताया है। साथ ही ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने भी उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की मैं आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।